नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ज्योतिष विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषी के आगे विज्ञान शब्द सदैव जोड़ा जाता है, एस्ट्रोलॉजी के आगे साइंस वर्ड सदैव जोड़ा जाता है, क्योंकि ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, इसमें हर एक चीज़ का लॉजिक है। ब्रह्मांड में जो ग्रह मौजूद हैं, यूनिवर्स में जितने भी हमारे ग्रह मौजूद हैं, वो हम पर अपनी कॉस्मिक रेस के थ्रू जो उनकी किरणें हम तक पहुंच रही हैं, उनके माध्यम से वो हमें प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन पर उनका प्रभाव होता है। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि नवग्रह से, जो ग्रहों से तरंगे हम तक पहुंचती है, वो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी जो जन्म कुंडली है, इसमें हमारे पूरे जीवन का सार छिपा है, बस हमें समझने की देरी है। हमारी प्रेजेंट की समस्याएं जो हैं, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम अपना पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, पूरी लाइफ को हम अपनी पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आपकी सहायता की जाएगी और आपसे कोई भी कंसल्टेशन फी पहले नहीं ली जाएगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, और साथ ही में आपको कुंडली का विश्लेषण करना भी सिखाया जाएगा। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे कि कुंडली का विश्लेषण किस तरह किया जाता है और कुंडली के उपाय किस तरह किए जाते हैं। देखिए, हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं, ये इसी सीरीज में रहेंगी हमेशा। पहली राशि होती है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तीसरी राशि हमारी आती है मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। चौथी राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। फिर आती है हमारी सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। उसके बाद कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। देखिए, यहाँ पर बुध देव को 2 राशियाँ मिली हैं। आगे आती है तुला राशि। तुला राशि फिर से मिली है शुक्रदेव को, इनको भी 2 राशियाँ मिली है। फिर आती है हमारी वृश्चिक राशि, वो किसकी है? मंगल देव। मंगल देव को भी यहाँ पर 2 राशियाँ मिली हैं। फिर आती है धनु राशि, ये देव गुरु बृहस्पति को मिली है। फिर आती है मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों ही राशि शनिदेव को मिली है। फिर आती है हमारी मीन राशि, ये राशि हमारी बृहस्पति गुरुवर को मिली है। और फिर आते हैं हमारे राहु और केतु। देखिए, इनको कोई राशि नहीं मिली है, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। देखिए, अब बात आती है भावों की। ये 12 भाव होते हैं, इनको घर भी कहा जाता है, इनको हाउस भी कहा जाता है। इस तरीके से ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, और इस तरीके से ये 12 भाव होते हैं। ये सदैव इसी क्रम में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये पहला भाव हो गया तो दूसरा भाव हमारा ये हो गया, फिर ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, उसके बाद ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, 7वां, 8वां, ये 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये सदैव इसी क्रम में चलते हैं। ये फिक्स रहेगा। एक ये राशियाँ फिक्स रहती हैं, इनका सीक्वेंस, और एक इन भावों का सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। अब बात आती है कि ये भाव हमें क्या दर्शाते हैं। देखिए, जो पहला भाव होता है ये हमें स्वयं को दर्शाता है, ये हमारे शरीर को दर्शाता है, हमारा रंग, हमारा विवेक, हमारी विनम्रता और हमारा स्वभाव। साथ ही में हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हम कैसे स्वभाव के हैं, ये पहला भाव दर्शाता है। अब दूसरा भाव क्या दर्शाता है? ये हमारी सेविंग्स को बता, जो हमारी जमा पूंजी होती है, हमारी एफडी हो गई, हमारी आरडी हो गई, हमारा बैंक अकाउंट हो गया। और ये साथ ही में प्राइमरी एजुकेशन को भी दर्शाता है, जो 5th क्लास से पहले हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी दर्शाता है हमारी वाणी। देखिए दोस्तों, वाणी जो है, किसी किसी इंसान की वाणी उग्र होती है तो किसी की बहुत सौम्य और बहुत प्रभावित होती है, तो ये वाणी का कारक भी है। दूसरा है भाषा। जैसे कई मनुष्य को कई भाषाओं का ज्ञान होता है, तो ये वाला भाव दर्शाता है।
तीसरा भाव आता है हमारा साहस का, पराक्रम का, कॉन्फिडेंस लेवल का, और छोटे भाई बहन को भी दर्शाता है। इस भाव से ये पता चलता है इंसान गिव अप करने की स्पिरिट वाला तो नहीं है, वो हर चीज़ को फाइट करने के लिए रेडी रहता है। तो ये भाव होता है। फिर चौथा भाव होता है हमारा माता का। ये माता का स्थान है। ये माता की सेहत से भी संबंध रखता है ये भाव। सुख सुविधाओं का घर है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद का है। अब पांचवा भाव आता है हमारा ज्ञान। ये हमारा माइंड का भाव होता है। हमारा हम में ज्ञान कितना है, हमारी हायर एजुकेशन को दर्शाता है, और हमारी लव लाइफ को, लव अफेयर्स और पहली संतान को भी ये दर्शाता है। अब आता है हमारा छठा भाव। इस भाव को कुंडली में अशुभ माना जाता है, इसको खराब माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमें देता है रोग, ऋण, शत्रुता, हम पर कर्ज चढ़ा देता है, रोग देता है हमको, दुर्घटनाग्रस्त करता है और बीमारियां देता है। पर एक अच्छा पॉइंट है घर का, इस भाव का, कि हमें जॉब भी इसी भाव से मिलती है। हम जो जॉब देखते हैं वो इस भाव से देखते हैं। फिर आता है हमारा सातवां भाव। ये बहुत ही ज़रूरी भाव है। ये हमारे जीवन साथी का भाव है, ये हमारे मान सम्मान का भाव है, व्यापार का भाव है, और रोज़मर्रा की जो इनकम होती है, डेली इनकम, उसका भाव है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास जीवन में सब कुछ है पर हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें सुख नहीं है, तो हमारी जीवन जो है कहीं ना कहीं परेशानी से भर जाता है। तो ये भाव बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही में बिजनेस हाउस भी है। फिर आता है हमारा आठवां भाव। इस भाव को भी खराब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमें बाधाएं देता है, हमारे रुकते रुकते काम, बनते बनते काम को रोक देता है। ये लंबी बीमारी भी देता है, और ये हमारी मृत्यु को दर्शाता है। हमारी उम्र कैसी होगी, लंबी होगी या दीर्घ आयु होगी, कैसी आयु होगी हमारी, ये भाव वो दर्शाता है। पर इस भाव का भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये गहरी खोज को भी दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो गहरी रिसर्च करते हैं, वो उनका ये भाव कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता है। अब अगला भाव होता है हमारा भाग्य स्थान। ये होता है हमारा भाग्य स्थान। धर्म में हमारी कितनी रुचि होगी, और ये पिता का स्थान भी है। पिता का स्थान और पिता की सेहत को भी दर्शाता है। अब अगला भाव होता है प्रोफेशन हाउस, यानी कि हम किस फील्ड से जुड़े हुए कार्य करेंगे। अगर जॉब करेंगे तो किस फील्ड की जॉब करेंगे, ये हमें 10वां भाव बताता है। अब आता है बहुत ज़रूरी भाव 11वां भाव। ये होता है लक्ष्मी स्थान, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म से मिलने वाला लाभ, ये वो भाव है। अब कई बार ऐसा होता है, इंसान मेहनत तो करता है पर उसको कर्म से मिलने वाला लाभ नहीं मिलता, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनके ये भाव जो है वो मजबूत नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। और फिर आता है हमारा 12वां भाव। इसको भी हमारे ज्योतिषी में बुरा भाव माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि हमें ये एक्सपेंडिचर शो करता है, जो हमारी पैसा जो है वो निकल जाए हाथों से या फिर खर्च हो जाए, ये उसको शो करता है। साथ ही में अस्पताल का खर्चा भी शो करता है। पर इस हाउस में भी, इस भाव में भी एक अच्छी बात है कि ये विदेश बसना भी दिखाता है। हमारे विदेश में हमारी सेटलमेंट, या हम एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करें, फॉरेन किसी कंपनी से हम जुड़कर वहाँ से व्यापार करें, ये वो दर्शाता है। अब बात आती है कि हम ज्योतिषी के माध्यम से अपने जीवन में परेशानियों को कैसे कम कर सकते हैं या उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारे ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, एक तो शुभ ग्रह होते हैं और एक अशुभ ग्रह होते हैं। इसमें सम ग्रह भी आते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताता चला जाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी ब्रीफ वीडियो है, केवल डिस्क्रिप्शन है कुंडली विश्लेषण का, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शुभ ग्रह होते हैं, हम उनके पावर को बढ़ाते हैं। पावर होती है डिग्रीज में, ये भी मैं आपको आगे की वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा। और जो अशुभ ग्रह होते हैं, हम उनका दान करते हैं ताकि उनकी पावर कम हो जाए। देखिए, मैक्सिमम केसेस में लोग यही गलती कर रहे होते हैं कि उन्होंने शुभ ग्रह का दान कर रहे होते हैं, जो कि कभी भी नहीं करते हैं, और अशुभ ग्रह को रत्न बनाकर मजबूती दे देते हैं, यानी उनकी पावर बढ़ा देते हैं। अब आप खुद मान लिए, जो आपका शुभ ग्रह है, अगर आप उनकी वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको वो उनकी पावर कम हो जाएगी, फिर वो आपको शुभ प्रभाव कैसे देंगे जीवन में।
खुद सोचिए। और अशुभ ग्रह की अगर आप पावर बढ़ा देंगे तो वो पहले से ही आपको अशुभ परिणाम दे रहे थे और फिर उनके परिणामों में वृद्धि हो जाएगी और वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। साथ ही में दोस्तों 6, 8 और 12 यानी कि ये भाव, ये वाला भाव और ये, इन भावों में जो भी आपके ग्रह बैठे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनका रत्न कभी भी नहीं पहनना है। क्योंकि अगर आपने उनका रत्न पहन लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी परेशानियों को खुद बढ़ा लिया है। अगर आप इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को रत्न पहनकर उनकी पावर बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ये हाउसेस एक्टिवेट कर लेंगे अपने लिए और फिर आपकी परेशानियों का जो द्वार है वो खुल जाएगा। वो कैसे? फिर आपको रोग, ऋण, शत्रुता, दुर्घटनाएं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी, बाधाएं आने लगेंगी हर कार्य में आपके। फिर आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, इस भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है और आपके अस्पताल खर्च और आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ज्योतिषी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से हो, हमें पता चले हमारे शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह हमारे कौन से हैं, और हम ये गलती ना कर रहे हो कि शुभ ग्रह के लिए हम दान कर रहे हो और अशुभ ग्रह का हमने रत्न धारण किया हो। अब अगर हमें अपनी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा जीवन साथी का घर है, उसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम क्या करेंगे? इसमें जो भी अशुभ ग्रह या तो दृष्टि संबंध बना रहा होगा या फिर यहाँ बैठा होगा, तो हम क्या करेंगे? उस ग्रह की शांति करेंगे। और शांति कैसे करेंगे? दान करके या पूजा करके। देखिए दोस्तों, ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, पूजा हम किसी भी ग्रह की कर सकते हैं। पूजा हमें कभी भी खराब फल नहीं देती है। पूजा में हमारे बीज मंत्र होते हैं, या आपकी किसी भी तरह की आप पूजा मंदिर जाकर या अपने घर पर कर सकते हैं। अब मान लीजिए संतान उत्पत्ति में ये पहली संतान का घर है, संतान यहाँ से देखी जाती है। अगर संतान उत्पत्ति में विलंब हो रहा है या फिर संतान उत्पत्ति में परेशानियाँ आ रही है तो हम ये भाव देखते हैं। अब इसमें या तो किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा या दृष्टि होगी, तो हम क्या करते हैं? शुभ ग्रह को हम पावर देते हैं और उसकी पावर को बढ़ा देते हैं, और अशुभ ग्रह को हम पावर को डिक्रीज कर देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, समय, देखिए समय एकदम करेक्ट होना चाहिए। सुबह का जन्म है आपका या रात्रि का जन्म है, AM या PM में, क्योंकि अगर समय सही नहीं होगा तो कुंडली आपकी गलत बन कर आएगी। और स्थान, आपके जन्म का स्थान क्या है, और साथ ही में वेट किस लिए? क्योंकि अगर आपको कोई रत्न रिकमेंड करना होगा तो वेट के अकॉर्डिंग होता है, आपके वजन के हिसाब से रत्न कितने रत्ती का पहना जाएगा वो रिकमेंड किया जाता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आपसे कोई भी कंसल्टेशन फ़ी पहले नहीं ली जाएगी, और बहुत ही मिनिमम सी कंसल्टेशन फ़ी रखी गई है। वो भी केवल इसलिए क्योंकि एक कुंडली का अच्छे से अध्ययन करने में, एनालिसिस करने में 15 से 20 मिनट आसानी से लग जाते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।